प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश चल रही है। फिर भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया कि ये नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश है। बारामती शहर पुलिस स्टेशन के एक पीएसआई ने एक दलित महिला पर और महाराष्ट्र में आप 135 सीट जीत के आए हैं। इसके कोर टीम में 8 में कौन सा दलित है? और नरेंद्र भाई मोदी ने एट्रोसिटी का एक्ट नहीं माना और संविधान में संशोधन कर दिया। मतलब बाबा साहब का गांव बनाना है तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, भू संपादन किए, फलानी है देखा। बट अगर आपको मंदिर बनाना है तो उसके लिए 100 एकड़ आप एक महीने में ले लेते हो। जो हमारे नेता हैं वो मतलब ऑनरेबल जजेस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा संविधान को समझते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हमारा भारत देश हीरोज का देश है, आइकन्स का देश है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, साइंस में ऐसे कई आइकन्स हैं जिनकी कहानियां अब तक हम नहीं जानते। तो ऐसे ही मैग्निफिसेंट आइकन्स की कहानियां लेकर हम आए हैं टू इंस्पायर एन एंटायर जनरेशन ओनली ऑन इंस्पायर इंडिया नाउ, जहां आपको मिलेंगी अनटोल्ड, अनकट और अनएडिटेड स्टोरीज विथ राजेश शुक्ला। इंस्पायर इंडिया नाउ के इस एपिसोड में हमारे साथ है अमर साबळे जी। ये बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता हैं। ये राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट और स्टार प्रचारक साबळे जी ने दलित वर्गों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ा योगदान दिया है और हमेशा से उनकी पहली पसंद रहे हैं। इंस्पायर इंडिया नाउ के इस एपिसोड में राजेश शुक्ला जी अमर साबळे जी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के साथ मिलते हैं अमर साबळे जी से। साबळे साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? कुशल मंगल। साबळे साहब, ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, दिस इज द अनकट, अनटोल्ड एंड अनएडिटेड स्टोरी ऑफ द इंडियन आइकॉन। और जो ये रिसर्च टीम है, बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, करीब 400 लोगों की, उन्होंने आपको सेलेक्ट किया एज आइकॉन। सो वेलकम। तो हम पहला चीज ये जानना चाहेंगे, ऐसा क्या अचीवमेंट आपने किया जो आपको प्राउड फील कराता है? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता से काम करता रहा। मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। इसका जिक्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने व्यासपीठ पर इसका जिक्र किया है। तो राज्यसभा का सांसद जैसे बना, ये भी एक महाराष्ट्र में स्टोरी चलती है। कार्यकर्ता को प्रेरणा देनी है और ईमानदारी से मेहनत करवानी है, तो अमर साबळे का उदाहरण महाराष्ट्र में दिया जाता है। साबळे साहब, एक खबर हमको याद आती है, आप पहले ऐसे महाराष्ट्रीय नेता थे जिसने एक खबर दिया कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही है, और उस न्यूज के बाद सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, भारत सरकार ने एक्शन लिया और 4 महीने बाद बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। थोड़ा बताएं उसके बारे में। ये सच बात है। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद जो आयोजित की थी, उसके पहले ऐसा माहौल तैयार हुआ था कि एक कुछ न कुछ विचारधारा के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ होने वाला है। ये जानकारी लेते वक्त नक्सलाइट्स एरिया में जिस पुलिस अधिकारी ने काम किया था, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक मैसेज हमने कैच किया है, और राजीव गांधी जी की हत्या जिस तरह से की गई, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करना है। और ये अपने यानी कि नक्सलवाद और लेफ्टिस्ट विचारधारा को सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी जी से है, तो इसलिए उनकी हत्या करनी है। ऐसा उन्होंने मैसेज पकड़ा और उस मैसेज को महाराष्ट्र शासन को फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने मैसेज आपको दिया या महाराष्ट्र शासन को दिया? महाराष्ट्र शासन को तो पहले से दिया था। तब मैंने महाराष्ट्र के सभी नेताओं को और सभी भाजपा के शीर्षस्थ नेता को मैंने ये बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश चल रही है।
उसकी इंफॉर्मेशन हमने वरिष्ठ स्तर पर दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस नक्सलवाद खेमे के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही है। ये उन्होंने चिंता जताई, यही चिंता मैंने वरिष्ठ नेता को जताई, फिर भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बट आपकी सरकार थी, देखो सरकार, मुख्यमंत्री भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, पुलिस कमिश्नर भी आपका, ये सब थे, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ये सच्चाई है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है पुलिस ने भी बताया, आपने भी बताया, फिर भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया कि ये नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जो मैंने हिंट बताई थी कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद में आगे चल के कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, वैसी गड़बड़ हो गई। भीमा कोरेगांव का दंगा हो गया और उसके बाद केस एफआईआर दायर हुई। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन चलते चलते दिल्ली में अर्बन नक्सलवाद से कनेक्टेड लोगों के लैपटॉप में वो जानकारी मिल गई और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साजिश चल रही है, इसका एविडेंस मिल गया। और ये बात पहले में 4 महीने, तो मतलब प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश विफल की अमर साबले ने, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े इंफॉर्मेशन को भी एक्ट नहीं कर पाई। भीमा कोरेगांव में हुआ ये तो लोगों के सामने आ गया, और अभी जो नागपुर में हुआ, तो नागपुर में इसके संदर्भ में जो अफवाह फैलाने वाला, अभी उनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। और उनके भाई तो दंगा होने के बाद कार्रवाई की, ऐसे तो कोरेगांव होने के बाद भी कड़ी कार्रवाई की थी, ये तो सच है। बट तो तब फिर महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को बुला के डांटा नहीं गया दिल्ली में? कितनी बड़ी घटना को आप इतना लाइट ले रहे हो? मैंने जो बताया था उसके मुताबिक आगे चल के 3-4 महीने में केंद्र सरकार को ही एविडेंस मिल गया और भीमा कोरेगांव का, प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश का, और उन्हें अरेस्ट कर दिया। हमें 5 ऐसी चीज बताइए जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल हो। मैं राज्यसभा सांसद कैसे बना, एक बहुत रंजक स्टोरी है। एक हो गया, दूसरा, जब मैं पत्रकारिता बारामती में करता था, 1987 में बारामती शहर पुलिस स्टेशन के एक पीएसआई ने एक दलित महिला पर अत्याचार किया, बलात्कार किया। वो केस मैंने इन्वेस्टिगेट करके वो निकाली थी। वो एक दूसरा मेमोरेबल। तो इसमें उस घटना पर नॉवेल बनी, कादम्बरी लिखी गई। अच्छा। और उस पर एक चित्रपट बना। अच्छा। उस फिल्म का नाम है सतनागत। अच्छा। मराठी में। ये घटना मेरे जीवन के ऊपर है। अच्छा। ये मेरे लिए एक दूसरी बड़ी मेमोरी हो गई। बट साबले साहब, आपने वो घटना को ओपन किया, उस पर फिल्म भी बनी। ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए कुछ आपने ठोस स्टेप लिए? देखो, समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित वर्ग हो या हमारी बहनों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो जाए, तो इसमें लोगों के मन में जो डर था वो डर दूर करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। और उसका रिजल्ट आया? यस। कुछ तीसरी घटना ये है कि जब एट्रोसिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट डायलूशन करने के संबंध में एक जजमेंट दिया और पूरे देश में दलित संगठन में रोष पैदा हुआ। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया। इस संदर्भ में मैं भाजपा के सब शीर्षस्थ नेता और प्रधानमंत्री जी से बात की और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने संदेशा दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट डायलूट करने के संबंध में जो निर्णय दिया है, इसे हम संविधान में संशोधन करके वो एट्रोसिटी एक्ट एज इट रखेंगे। बट यहाँ एक चीज नहीं हुआ कि राजीव गांधी जी ने साहबानों का जजमेंट नहीं माना और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर दिया, और नरेंद्र भाई मोदी ने एट्रोसिटी का एक्ट नहीं माना और संविधान में संशोधन कर दिया। तो ऐसा लगता है कि मतलब जो हमारे नेता हैं वो मतलब ऑनरेबल जजेस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा संविधान को समझते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार
ये संसद को है। मतलब पार्लियामेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट संविधान का अर्थ लगा सकता है, बता सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का अधिकार सच में जो है वो संसद को है। और लोगों की मांग और सोशल जस्टिस नज़र में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया वो सही है। लेकिन इसमें मेमोरेबल बात ये है कि मोदी सरकार की ये भूमिका रखने के लिए मुझे निमंत्रित किया। अच्छा। मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को बताया और मोदी सरकार की ये भूमिका पार्लियामेंट के प्रेस के सामने आपको रखनी है। और उस वक्त पार्लियामेंट के प्रेस के सामने मैं गया और मोदी सरकार दलितों के कल्याण में, दलितों के आरक्षण में, दलितों के सुरक्षा में एक कटिबद्ध है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके संदर्भ में संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी तो भी मोदी सरकार ये संविधान में संशोधन करेगा और एट्रोसिटी एक्ट बरकरार रखेगा। ये मोदी सरकार के संबंध में जो प्रेस के सामने और देश के जनता के सामने रखने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने मुझ पर सौंप दी थी। ये मेरे लिए गौरव की बात है। अब यहाँ पे साबले साहब दो सवाल उठता है। आप करें तो बहुत अच्छा, आपकी पार्टी करे तो बहुत अच्छा, संविधान सम्मत है, और कांग्रेस करे तो बहुत बुरा। कांग्रेस ने यही काम किया 86 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहबानो केस में गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो कांग्रेस को बुरा लगा, क्यों गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, अपने वोट जा रहे हैं। उन्होंने संविधान चेंज कर दिया। वही काम 25 साल बाद आपने किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एट्रोसिटी एक्ट गलत है, तो बजाय आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डालें, क्योंकि आपका तो अटॉर्नी जनरल होता है, आपके 15 वकील वहां होते हैं, टैक्स पेयर का, देश का हजारों करोड़ रुपए आप खर्च करते हो सरकार की लीगल मशीनरी पे, तो बजाय लीगल मशीनरी को मजबूत करने के आप शॉर्टकट में अमेंडमेंट कर दिया। तो अगर आपका सही है तो उनका सही क्यों नहीं? ये आप जो शाहबानो केस और एट्रोसिटी एक्ट डायल्यूशन करने का जो निर्णय है इसका कंपैरिजन करना ये गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ये गलत है। आपके देश में आपके संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी माना है। आपका संविधान जैसे आपको नियम बनाने का अधिकार देता है, वैसे उनको नियम की व्याख्या करने का और नियम न्याय संगत है ये करने का अधिकार देता है। जब नरेंद्र मोदी जी ने, वो मोदी सरकार ने एट्रोसिटी एक्ट डायल्यूशन करने का के खिलाफ जो संविधान में संशोधन किया, उसके बाद कोई फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उन्होंने जो संविधान में जो संशोधन किया इसके खिलाफ पीआईएल डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल खारिज कर दी। हाँ, तो आपके मोदी जी ने दबाव डाल दिया होगा। नहीं, मोदी जी को पूरी दुनिया में माना जाता है। ये आपकी गलतफहमी है और ये अपोजिशन का रवैया जो है ये भी गलत है। बट आपके खिलाफ 15 जज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 15 जज आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो व्यवस्था, जो अव्यवस्था बनी थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है। सिंपल वर्ड में एक लाइन में बोला, आप लोग दबाव डाल रहे हैं। नहीं, देखो, ये तो अभी भी गूगल में पड़ा, आप लोग देख लो। देखो, आप गूगल में देखो, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की है। सर 55 लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए थे, याद है? देखो, जो भी अवार्ड वापस किए गए हैं ना, ये जो लेफ्टिस्ट है, तथाकथित जो विद्वान माने जाते हैं। सर लेफ्ट और राइट दोनों आपका ही पार्ट है, बट हार्ट तो आपका लेफ्ट में है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बट आपका हार्ट तो लेफ्ट में है सर। नहीं, हमारा हार्ट तो भगवान ने आपको हार्ट लेफ्ट में करके भेजा। नहीं, देखो, हमारा हार्ट सिर्फ बीजेपी वालों का हार्ट लेफ्ट में है ऐसा नहीं, दुनिया के सभी इंसान का हार्ट लेफ्ट में होता है। बट बाकी लोग तो लेफ्ट को अच्छा ट्रीट करते हैं, आप तो लेफ्ट को एलिमिनेट कर दिया आपने। नहीं, हमने 2-4 स्टेट में थे वो भी खत्म कर दिया आपने। लेफ्ट को एलिमिनेट नहीं किया, उनका जो कुकर्म है इनके कारण जनता ने उनको एलिमिनेट कर दिया।
तो हमारा क्या दोष है? बट सर दोष आपका है, एट्रोसिटी एक्ट आपने खत्म किया, खत्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो उसको खत्म dilution- किया। मेरा कहने का मतलब है जजमेंट को आपने खत्म किया, एमेंड कर दिया। जजमेंट खत्म किया और शोषित पीड़ित वंचित वर्गों को न्याय दिया। हाँ, बट शोषित वंचित वर्ग की बात मानता नहीं। आज भी आप देश में दलितों की पहली पसंद नहीं हो, इसीलिए आपके पार्टी को दलित नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आप यहाँ महाराष्ट्र में बैठे हो 40 साल से, फिर भी आपकी पार्टी दलित नेता इंपोर्ट करके उसको मिनिस्टर बनाती है। देखो, ये राजनीति है। आप ही राजनीतिज्ञ हो। राजनीति में और महाराष्ट्र में ऐसा किया है, यानी कि पूरे देश में हमने वैसा किया है ऐसा नहीं है। सर चिराग पासवान बिहार से आते आपके मिनिस्टर हैं, यहाँ से रामदास अठावले महाराष्ट्र से आते आपके मिनिस्टर हैं। एट्रोसिटी एक्ट में जब बोलना होता है तो अमर साहब ले जाते हैं, जब सरकार का पक्ष रखना मतलब जब गाली खानी है तो अमर साहब ले जाएंगे, जब मिठाई बंटना है तो कोई गांव से आके लेके जाएगा। ये क्यों सर? चलो देखो, ये पार्टी की रणनीति होती है और पार्टी की रणनीति बट पार्टी के स्वीकार करना। सर आप स्टार प्रचारक हो महाराष्ट्र के, तो रणनीति के सेंटर में, केंद्र बिंदु में आपको, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा तो बाकी कार्यकर्ताओं का क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये है कि जब सूचना मिलती है तो अपना विचार बंद करना चाहिए। कि जब पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसकी एक कुछ रणनीति होती है, और रणनीति जब पार्टी लेती है तो सैक्रिफाइस करना है तो पार्टी को, कार्यकर्ता को ही करना चाहिए। बट सर पार्टी भी लोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित कार्यकर्ता होने के नाते त्याग करना पड़े तो हम करेंगे। त्याग सिर्फ अमर साहब करेंगे? अगर जरूरत पड़े तो अमर साहब पार्टी की विचारधारा के लिए और शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है। तो मतलब इसको शॉर्टकट में मैं बोलूं कि शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए अमर साबले महाराष्ट्र के जितने दलित नेता हैं सबका रास्ता बंद कर देंगे, क्योंकि वो सबसे सीनियर नेता हैं और वो पार्टी के हित के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, इसलिए बाकियों के लिए कोई चॉइस ही नहीं। ऐसा आप जो कह रहे हैं ना, ये मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं महाराष्ट्र की दलित जनता का कोई रास्ता बंद नहीं कर रहा हूं। आप सबसे सीनियर लीडर हो। लेकिन मैं भाजपा की दलितों के हित में जो विचारधारा है धरतल पर उतारने की कोशिश करूंगा मरते दम तक। अब मेरे को एक ही चीज आपसे समझना है, आप भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के स्टार प्रचारक हो, आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो, और आपने बोला कि आपने त्याग कर दिया, तो बाकी का त्याग तो ऑटोमेटिक हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी की दलित क्षेत्र में एक रणनीति है। जो ब्राह्मण बनिया की जो पार्टी है, इसे शोषित पीड़ित वंचित वर्ग तक धरतल पर उतारने की भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता की विचारधारा है, सोच है। यही सोच धरतल पर ले जाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं। पद मिले या न मिले, जो मुझे राज्यसभा सांसद बनने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूं। अगर जिंदगी में कोई मौका नहीं मिला तो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे समाज में उतारने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के सामाजिक समता और सामाजिक क्रांति के बाद दलित समाज के कल्याण में, हित में, सुरक्षा में, आरक्षण में अगर सबसे ज्यादा काम किसने किया हो तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बट एक चीज आप मेरे को बताओ, जितने बड़े दलित नेता से मैं मिला या मैगजीन में पढ़ता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, दलित विरोधी है। आरएसएस को बोलते हैं दलित विरोधी है, जबकि आरएसएस का जन्म भी महाराष्ट्र से हुआ, कर्म भी उनका महाराष्ट्र में, बहुत सारे उनके रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो आप जब दलितों के बीच में जाते हैं, आपको कैसा फील होता है? संघ को अनुभूति के स्तर पर मैंने जाना है, केवल माना नहीं। सामाजिक समरसता की विचारधारा दलितों को, शोषित पीड़ितों को सामाजिक समता समरसता के साथ देगी, इस पर मेरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण बनिया की पार्टी मानी जाती थी, मानी जाती थी या थी? नहीं, मानी जाती थी। अच्छा, लेकिन अभी नहीं मानी जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से दलित क्षेत्र में उनके कल्याण के हित में इतना काम किया है, तो अभी अगर दलित समाज में गलतफहमी फैलाई जाती है तो वो गलतफहमी के शिकार है। लेकिन सचमुच दलितों के हित में नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया है उतना काम कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में नहीं किया है। कांग्रेस का अध्यक्ष ही दलित है। एक कांग्रेस का अध्यक्ष दलित होने से
कांग्रेस की जो काली नीयत ये बदली नहीं जा सकती। बट आपके 8 आदमी के कैबिनेट में बोलते हैं ना कोर, उसमें एक भी दलित है क्या? देखो, अमित भाई शाह, जयशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री खुद, इसमें है कोई दलित क्या? मोदी सरकार में कैबिनेट में और कोर टीम में दलित नेता, साफ साफ बोलिए नहीं है, दलित नेता नहीं है। बस फिर भी अब यहीं रुकिए। नहीं, महाराष्ट्र की आपकी सरकार बनी, मेरे आगे की बात तो सुनो। 135 सीट है आपके पास महाराष्ट्र में। भाई साहब, मेरा आधा नहीं, उत्तर है। आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कहता हूँ, आप डिफेंस दे रहे हो। नहीं, आप रियलिटी पे आओ। मैं आप महाराष्ट्र में बताओ, आपको 135 सीट मिली है। पहले तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली खत्म हो गया? नहीं ना, खत्म हुआ। ही नहीं आप है। कैसे कहते हैं? ही नहीं है सर। आप सवाल उठाते हो 8 में, और बीच में मुझे काटते हो सर, क्योंकि आपसे मेरे को इतना जानना था, 8 में आप हैं क्या? देखो, मैं वही बता रहा हूं कि जो सोच दलित के नेता की कैबिनेट में रहते हुए जो सोच है, उससे बढ़िया सोच नरेंद्र मोदी जी के है, ये मैं मानता हूँ। आपका कहने का मतलब है कि दलित को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए? नहीं, दलित को तो मंत्री बनाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सोच सारे दलित नेताओं से बड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार में तो दलित मंत्री नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसमें दलित मंत्री है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोर टीम में नहीं है, तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ही हमारे दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमसे ज्यादा दलितों के हित पक्ष में काम करते हैं। और महाराष्ट्र में आप 135 सीट जीत के आए हैं, इसके कोर टीम में 8 में कौन सा दलित है? ये तो बाबा साहब अंबेडकर की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। यहाँ कितने मंत्री हैं आपके? देखो, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। ओके। तो गठबंधन की सरकार के कारण कुछ मर्यादा आती है, और उस मर्यादा के कारण कैबिनेट में भाजपा का दलित नेता को कुछ स्थान नहीं मिला, ये वास्तवता है। ब्राह्मण को मिला, बनिया को मिला, मराठा को मिला, और जो 18% का दलित है उसको नहीं मिला, उसकी व्यवस्था आ गई। क्या व्यवस्था इतनी ज्यादा चलती? मैं यही कहता हूं कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की कुछ डिमांड होती है। उन्होंने बोल दिया कि आप दलित नेता को मंत्री नहीं बना सकते। गठबंधन के नेताओं ने आपके नेता को बोल दिया कि भाई सुन, दलित नेता ना बनाना क्योंकि तू गठबंधन में, ऐसा बोला? जो हाँ, नाम में बोलो ना। जो प्राप्त परिस्थिति है, ये गठबंधन की मर्यादा ध्यान में रखते हुए ये सरकार बनी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर, एक चीज मेरे को बोलो, और आपने पार्टी में जो मर्यादा होती है, इसे मैं जानता हूं। बट आप एक चीज मेरे को बताओ, मोदी जी पे कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट लिखे, वीडियो बनाया, आपने FIR कराया, आप जाके दिल्ली में भूख हड़ताल पे बैठे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो लोग पकड़े गए, कुटाई हुई, उनकी जेल हो गया, वो सारे डिलीट हो गए। ऐसे कितनी बार आपने दलितों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, दलितों के ऊपर कमेंट आया, कितने FIR किए आपने? देखो, दलितों के ऊपर जितने भी अत्याचार होते रहे ना, उस जगह वो FIR होते रहे हैं। नहीं, आपने कितने किए? नहीं, देखो कि वही मैं बता रहा हूं कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना, एट्रोसिटी घटना होती है, अगर वहां FIR होता है तो FIR तो जो जिसके ऊपर एट्रोसिटी हुई उन्होंने दायर करना पड़ता है। तो जगह जगह पर एट्रोसिटी दायर हुई है, तो मुझे दायर करने का कोई सवाल नहीं आया। साबरे साहब, हम एक दलित रिफॉर्म, दलित इक्वलिटी एंड दलित डिलीशन पे काम कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से। बहुत सारे दलित लीडर्स को, बहुत सारे दलित सन्यासियों को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, साथ में स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो IAS बन सकें, आर्मी में आ सकें। ऐसा कोई पहल आपके दिमाग में है करने का, जहां पे आप पार्टी से हटके एक दलित नेता की तरह, एक दलित बेटे की तरह कोई रोल करें? सबसे पहले जो दलित संतों को महामंडलेश्वर बनाने की जो ऐतिहासिक घटना हुई है, और उसमें आपने बहुत केंद्र स्थानीय जो रोल बजाया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं दलित समाज से जुड़ा हूं, दलित समस्या से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस घटना को 5000 सालों में एक बहुत ऐतिहासिक घटना है ऐसे मैं मानता हूं। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को कालाराम मंदिर में प्रवेश देने के लिए 5 साल
आंदोलन चलाना पड़ा, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम ये मानव मुक्ति का लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमें मानव नहीं मानते, अस्पृश्य मानते हैं, मानवता का समान दर्जा नहीं दे रहे। लेकिन मैं तब तक लड़ूंगा जब आप दलितों को सम्मान देने की अपने को व्यवस्था पड़ेगी, तब तक इसके लिए मैं लड़ूंगा। जो बाबा साहब ने तब कहा था, जब आपने दलित संतों को महामंडलेश्वर बनाया, तब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने दलित संतों को महामंडलेश्वर का दर्जा दिया, तब बाबा साहब को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी। धन्यवाद साबले साहब। साबले साहब एक चीज बताइए, वो 5 हमने महामंडलेश्वर बनाए, उसके बाद कुंभ हुआ, हमने वो 5 महामंडलेश्वर के लिए अलग से कैंप बनाया, उनको अमृत स्थान में उनका रथ लगाया और करीब 12-13 लाख जो उनके फॉलोवर्स थे, उसमें दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, नॉन दलित थे। वहां हमने एक चीज देखा कि उनके 50% से ज्यादा फॉलोवर्स ब्राह्मण थे, राजपूत थे, वैश्य थे। उनके फॉलोवर इतने ज्यादा दलित नहीं थे जितने ज्यादा फॉलोवर ब्राह्मण थे। तो हम ये बात क्यों नहीं बता पाए, 75 साल हो गए देश के, कि भारत में कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, भारत में सिर्फ 2 लोग हैं, एक अमीर हैं, एक गरीब हैं। ये सेम चीज हम महाराष्ट्र में क्यों नहीं शुरू करते? करना चाहिए। जो भी सोशल रिवोल्यूशनरी सोच का सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो यही सोच रखेगा, और वही आपने सोच रखी है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सिर्फ 5 दलित संतों को महामंडलेश्वर बनाने से ये सोशल अनइक्वलिटी का प्रॉब्लम छूटेगा नहीं, तो वो धरतल पर उतारने की हमें कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एट्रोसिटी के संबंध में देखोगे, तो आज भी गांव में छुआछूत की मानसिकता है, इसे हटाने की कोशिश करना जरूरी है। सामने साहब ये देखें, आज करीब 75 साल हो गया, रिजर्वेशन से मोर देन 8000 से ज़्यादा IAS और IPS अफसर बने, 300 से ज़्यादा जज बने, और बाकी सरकारी सेवाएं देखें तो करीब 8-9 लाख लोग बने। बट जो नेशनल सर्वे बताता है, इकोनॉमिक सर्वे बताता, उसमें से 80% लोगों ने दलित लड़के या दलित लड़कियों से शादी नहीं की। कैसे चेंज आएगा? जिसको आप सुविधा देते हो वो समाज के लिए कुछ करने नहीं चाहता। इसके संदर्भ में ये आज की बात नहीं, आज आप जो बता रहे हैं आज का डेटा है, लेकिन उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गोलमेज परिषद में इस दलित पीड़ित शोषित वर्ग की बाजू रखते हुए जो अपेक्षा व्यक्त की और जो रिजर्वेशन को मान्यता ली, और उसके बाद जिनको रिजर्वेशन मिला, जिनको शिक्षा प्राप्त हुई, जिनको सरकारी नौकरी मिली, तब उनका जो रवैया रहा, वो देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे दगा दिया। हाँ, तो क्या परिवर्तन आया? उन्होंने बाबा साहब को भी दगा दिया, यस, अभी भी दगा दे रहे हैं। ये सही है कि क्या सर, बट सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन यही है कि पे बैक सोसाइटी का दायित्व है, ये जो पढ़े लोगों ने खुद में लेना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मिशन चलाया पूरे समाज के लिए, पूरे समाज का उत्थान होने के लिए, अगर वो उत्थान समझ में नहीं लिया और पे बैक सोसाइटी का कर्तव्य दायित्व आपने स्वीकार नहीं किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दुख में जो कहा था वही होता रहेगा। जो पढ़ा लिखा लोग है वो खुद बड़े बनेंगे और समाज को दूर करते रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। बट हम बाबा साहब के कर्मभूमि जा रहे हैं, अम्बेवाड़ी जा रहे हैं, आप हमें ज्वाइन करेंगे अम्बेवाड़ी चलने के लिए? यस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुरखों का गांव अंबडवे है, वो सांसद आदर्श ग्राम योजना में मैंने गोद में लिया है। राइट। इसकी भी एक स्टोरी है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में 3000 की आबादी वाले गांव को ही आप गोद में ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की और मुझे खुशी है, देश में 2 गांव के लिए स्पेशल केस कर दिया गया। मेरे विनती पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुरखों का गांव अंबडवे ये गोद में लिया गया, उसे स्पेशल परमिशन देगी, क्योंकि उस गांव की आबादी
278 थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पेशल केस कर दी। इसका मतलब है कि ये गांव तो बीकेसी से अच्छा हो गया होगा, बहुत चमचमाती रोड होंगी, सुंदर हॉस्पिटल होगा, क्योंकि स्पेशल प्रोविजन में उन्होंने लिया, प्रधानमंत्री ने इसको एकदम स्पेशल प्रोविजन में लिया। तो आई गेस कि ये गांव तो बीकेसी से अच्छे होंगे, बुलेट ट्रेन जैसा कुछ होगा, अच्छा लाइब्रेरी होगा, अच्छा अस्पताल होगा, गांव के लोग बहुत खुश होंगे आपसे और आपके प्रधानमंत्री, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री से, कि उन्होंने इतना स्पेशल इफेक्ट दिया। या सिर्फ फोटो खींचे और फूल बटे, बात खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पदस्पर्शे पुनीत हुई पावन भूमि को पंचतीर्थ का दर्जा दिया है। हाँ? नहीं, इससे मेरे सवाल का जवाब आया नहीं। तो आगे की बात मेरी सुनो। नहीं, आप आप आर्टिस्टिक वर्ड से सच्चाई नहीं छिपा सकते सर। देखो, हम आपसे, आप जर्नलिस्ट हो, मैं जानता हूं आप जर्नलिस्ट हो, आप वकील हो और आप बहुत अच्छे डिफेंडर हो, जो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहे हो, आरएसएस को कर रहे हो, प्रधानमंत्री को कर रहे हो। मेरा सवाल छोटा सा संक्षिप्त है। सारे नियम कानून को तोड़ के 3000 के पॉपुलेशन के बजाय 275 आदमी के पॉपुलेशन को स्पेशल गांव का दर्जा दिया गया। आई थिंक 8-9 साल हो गए, ये 2016 की बात होगी, आज 2025 चल रहा, 9 साल हो गए। वो गांव मेरे हिसाब से एटलीस्ट बीकेसी से अच्छा होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ लुटियन जोन से अच्छा होना चाहिए। पहुंचे या वहीं पे है? देखो, आपके सवाल का जवाब हाँ ना, जो गांव जैसा था हाँ? वैसा है। तो एक बहुत दुख की बात है। ये भी दुख की बात है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इंडिया का सबसे विकसित गांव कौन सा होगा, तो अम्बेडवे होगा। किस साल? 2-3 साल में। अगर हम आपका इंटरव्यू 2028 में करेंगे तो सबसे विकसित गांव होगा। विकसित गांव होगा, क्योंकि बॉम्बे गोवा हाईवे, ये हाईवे 59 किलोमीटर डाइवर्ट करके उस गांव में लाया गया। उसके लिए 512 करोड़ की प्रबंध किया गया और 90% वो रास्ते का काम पूरा हुआ है, 10% काम बचा है। ये कब से रास्ता शुरू हुआ? 5-6 साल तो हो गए। गडकरी जी तो ये चैलेंज करते हैं कि जब उन्होंने पद लिया था तब 3 किलोमीटर पर डे बनता था, अभी 45 किलोमीटर पर डे बनता है। तो 45 किलोमीटर में ये वाली सड़क नहीं आती। देश में सबसे अच्छे जो उनका परफॉर्मेंस रहा उसमें नितिन गडकरी जी का रहा है, लेकिन उसमें जो दिक्कतें आई थी उसके कारण जो डिले हुआ, ये सच परिस्थिति है। लेकिन अब 90% काम हो चुका है, सीमेंट कंक्रीट का रास्ता उस गांव में आया है। बट ये तो सड़क की बात हो गई। सड़क, गांव को विकसित करने के लिए 8 चीजें लगती हैं। देखो, लैंड एक्विजिशन के कुछ इशू थे और बट सर वो गांव में 275 ही आदमी हैं, लेकिन सरकार के पास वहां अपनी जमीन नहीं है। 278 की आबादी है और गवर्नमेंट के पास ओनली 34 गुंटास जमीन, ये गवर्नमेंट के नाम पर है। नहीं, पंचायत की जमीन नहीं वहां पे। पंचायत की, लेकिन उस 34 गुंटे का जो प्लॉट है जो समाज कल्याण के नाम पर है, उसे जो लग के जो जमीन है उसका भू संपादन का इशू था, लेकिन वो छूटा नहीं। हम चाहते थे कि सहमति से वो भू संपादन हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। मतलब बाबा साहब का गांव बनाना है तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, भू संपादन की है, फलानी है, देखा। बट अगर आपको मंदिर बनाना है तो उसके लिए 100 एकड़ आप एक महीने में ले लेते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई भू संपादन है, ना कोई डीएम है, ना कोई एसपी है। कहीं मंदिर बनाना था, फटाफट 100 एकड़ ले लेते हो। आप कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं। कोई 5 मंदिर का नाम देखो, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन जो राम मंदिर का अगर आपके मन में है तो वो 100 साल से झगड़ा चलता रहा। बट जमीन तो आपने 2 महीने में लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो जगह और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी बाजू में हो गया और फिर वो मंदिर खड़ा हुआ। और प्रभु श्री राम का मंदिर खड़ा होना ये सब की गर्व की बात है। मंदिर खड़ा होना गर्व की बात है। यहाँ आप जमीन नहीं ले पा रहे, दुख की बात नहीं है। ये दुख की बात है, लेकिन अभी वो सहमति की विषय बाजू में रखते हुए नंबर 1 अभी अभी आपका बजट देखा, आपका स्टेट का भी बजट पेश हुआ, आई एम श्योर आपने भी देखा है, उसमें 1 रुपए का प्रोविजन नहीं उस बजट में आपके प्रोजेक्ट के लिए। ये देखा आपने? देखा है। तो ये क्या अमेरिका से पैसा आएगा वो डेवलपमेंट के लिए? देखो, अगले साल मेरे को सुनने को मिलेगा कि इस साल बजट प्रोविजन नहीं था इसलिए रह गया। देखो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने
इस प्रोजेक्ट के लिए 2017 में 40 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी मई महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा, तो 40 करोड़ में तो हम काम शुरुआत कर सकते हैं, और आगे जितना लगेगा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुरखों के गांव में जो प्रोजेक्ट हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, और जितना भी पैसा लगेगा कम नहीं पड़ेगा। धन्यवाद साबले साहब। धन्यवाद। हम आपके साथ बाबा साहब के पैतृक गांव में मिलेंगे और वहां आपसे आगे चर्चा करेंगे, और हमें विश्वास है कि तब तक बाबा साहब का वो गांव बहुत सुंदर होगा, और देखेंगे कि 80 साल में हमने बाबा साहब के गांव को क्या दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।